नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और प्राचीन विषय पर बात करने वाले हैं और वो है भारत का प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यानी द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि ये पूरा का पूरा जल तंत्र हमारे विशाल हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुराना है। इसका पैमाना, इसकी गहराई और इसका इतिहास सब कुछ बिल्कुल अद्भुत है। तो बिना किसी देरी के इस प्राचीन नदी तंत्र के रहस्यों को करीब से समझते हैं। आज की चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय नदियों की प्रकृति को समझेंगे, फिर पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के सफर को देखेंगे। इसके बाद डेल्टा और एस्चुरी के बीच का वो बड़ा अंतर डिकोड करेंगे और अंत में इन नदियों पर बने प्रमुख बांध और प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, इन नदियों की प्राचीन और अटल प्रकृति। अक्सर ये सवाल उठता है कि ये प्राचीन नदियां आखिर हिमालय नदियों से इतनी अलग क्यों हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि प्रायद्वीपीय तंत्र हिमालय तंत्र से बहुत पुराना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये नदियां पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं, मतलब ये रेन फेड हैं। इसी वजह से गर्मियों में इनका पानी काफी कम हो जाता है और इसीलिए इन्हें नॉन पेरिनियल कहा जाता है। हिमालय नदियों की तरह ये अपना रास्ता नहीं बदलती या मियांडर नहीं करती, इनका रास्ता बिल्कुल फिक्स और अटल होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी तक उनका शानदार सफर। 1465 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये गोदावरी नदी की कुल लंबाई है किलोमीटर्स में, और बिल्कुल यही वो आंकड़ा है जो गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बनाता है। गोदावरी को सम्मान से दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। अगर इसकी सहायक नदियों का जाल देखें तो पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी, ये सब मिलकर इसके भौगोलिक दायरे को बेहद विशाल बना देती हैं। सच में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। 1400 किलोमीटर, ये एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी की कुल लंबाई है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से शुरू होती है। इसकी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरुणा, पंचगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। यहाँ एक बहुत ही शानदार फैक्ट ये है कि मशहूर शहर हैदराबाद मूसी नदी के बिल्कुल किनारे बसा है, और मूसी दरअसल कृष्णा की ही एक सहायक नदी है। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। करीब 800 किलोमीटर लंबी इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और यहाँ एक बड़ा जियोग्राफिकल ट्विस्ट है। हमने अभी बात की थी कि प्रायद्वीपीय नदियां सिर्फ बारिश पर निर्भर होती हैं और गर्मियों में सूखने लगती हैं, लेकिन कावेरी इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है। इसमें साल भर पानी रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से और सर्दियों में लौटते हुए उत्तर पूर्व मानसून दोनों से भरपूर पानी मिलता है ना कमाल की बात। पूर्व की तरफ जाने वाली कुछ और भी प्रमुख नदियां हैं। 851 किलोमीटर लंबी महानदी छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा झारखंड की स्वर्णरेखा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश बॉर्डर की पेन्नार और तमिलनाडु की वैगई और ताम्रपर्णी भी बहुत अहम है। और हाँ, ऐतिहासिक शहर मदुरै इसी वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जो सीधे भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज को चीरती हुई निकलती हैं। 1312 ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी यानी नर्मदा की कुल लंबाई है। नर्मदा का सफर किसी फिल्म के सीन से कम ड्रामेटिक नहीं है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच एक बहुत ही गहरी रिफ्ट वैली में बहती है। इसी संकरी घाटी और चट्टानों की वजह से इसका बहाव इतना तेज होता है कि जबलपुर के पास भेड़ाघाट में ये मशहूर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। 72-24 किलोमीटर लंबी ताप्ती नदी भी सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है, और डायमंड सिटी सूरत इसी के किनारे है। साबरमती राजस्थान की अरावली रेंज से निकलती है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाला फैक्ट है माही नदी के बारे में। ये पूरे भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे भूलना मुश्किल है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक रहस्य, आखिर लूनी नदी के साथ क्या होता है। ये नदी
पूर्व या पश्चिम के आम रास्तों को क्यों फॉलो नहीं करती? इसका जवाब बेहद रोचक है। लूनी असल में एक इनलैंड नदी है जो अरावली की नाग पहाड़ी से शुरू होती है। मजेदार बात यह है कि ये कभी किसी समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। खारे पानी की ये नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाकर वहां के दलदल में पूरी तरह से गायब हो जाती है। नदियों के सफर का ये एक बहुत ही असाधारण और अनोखा अंत है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, डेल्टा और एस्चुरी के बीच का महान भौगोलिक अंतर। ये समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये डेल्टा और एस्चुरी का कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां समंदर तक पहुंचते पहुंचते काफी धीमी हो जाती हैं। वो अपने साथ लाई हुई ढेर सारी मिट्टी किनारों पर जमा कर देती हैं, जिससे विशाल और फैले हुए डेल्टा बनते हैं। इसके बिल्कुल उलट पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां चट्टानी घाटियों से बहुत तेज स्पीड में बहती हैं। तेज स्पीड और चट्टानों की वजह से वहां मिट्टी जमा होने का स्कोप ही नहीं होता, तो वो सीधे समंदर में गिरकर खड़ी ढलान वाली एस्चुरी यानी ज्वारनदमुख बना देती हैं। सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल जियोग्राफिकल लॉजिक। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, प्रमुख बांध और परियोजनाएं जो इंसान के बनाए हुए इंजीनियरिंग के असली चमत्कार हैं। इन महान नदियों पर बने बांधों की लिस्ट देखें तो एक पूरा मैप तैयार हो जाता है। ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर कृष्णा नदी का नागार्जुन सागर, गुजरात में नर्मदा पर सरदार सरोवर, केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की, तमिलनाडु में कावेरी पर मेट्टूर और महाराष्ट्र में गोदावरी पर जायकवाड़ी बांध मौजूद हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारी सिंचाई और बिजली की ज़रूरतों की रीढ़ की हड्डी हैं। और ये कोई मामूली ढांचे नहीं है, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग चमत्कार हैं। हीराकुंड दुनिया का सबसे लंबा अर्दन डैम यानी मिट्टी का बांध है, जिसकी टोटल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। कल्लन ने, जिसे ग्रैंड एनिकेट भी कहते हैं, चोल राजवंश ने बनवाया था। ये भारत का सबसे पुराना और दुनिया के सबसे पुरानी जीवित बांधों में से एक है। इडुक्की भारत का पहला और एशिया के सबसे ऊंचे आर्च डैम में से एक है। और नागार्जुन सागर दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला यानी मेसनरी डैम है। इनका ऐतिहासिक और तकनीकी महत्व सच में विशाल है। अगर एक क्विक रिवीजन किया जाए, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी तक जाती है, कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलकर शिवसमुद्रम वाटरफॉल बनाती है, नर्मदा अमरकंटक से शुरू होकर अरब सागर में मिलती है, माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है और लूनी अरावली से निकलकर कच्छ के रण में खो जाती है। अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकती है। ये प्राचीन नदियां करोड़ों सालों से लगातार बह रही हैं और अनगिनत पीढ़ियों को जीवन दे रही हैं। लेकिन आज के दौर में क्या हम इन नदियों और इनके पानी को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस जलतंत्र को समझना सिर्फ भूगोल की किताब का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के सर्वाइवल की चाबी है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं